तो भाई जो आपने जिन्होंने 11th अच्छे से कर ली है वो आपके बगल में हो और आपसे ज़्यादा बोल रहे हो, तूने एक डायलॉग चिपका देना, किनारा देख के घर मत बसा लेना, समंदर हूँ लौट के आऊँगा, समझे। और जब आप 12th में अप्रैल में उनके बैच में एंटर करोगे तो समंदर की तरह करोगे, आग लगा दोगे, एकदम से उड़ा दोगे सुनामी की तरह, सबको बहा ले जाओगे, तब बोलना आप वापस से उनको, किनारा देख के घर बसा लिया था, कहा था ना समंदर हूँ बहा के ले जाऊंगा। ये हौसला होना चाहिए, ये आग होनी चाहिए अंदर, ये जुनून होना चाहिए कि आपने एक साल वेस्ट कर दिया लेकिन आपके पास एक मौका है फिर से कमबैक करने का, रीस्टार्ट करने का। वो रीस्टार्ट करने का मौका मिला, उसे बैकलॉग में कन्वर्ट मत करो वापस से, कहीं ऐसा ना हो कि बैकलॉग में भी बैकलॉग का कोर्स लाना पड़ जाए। आपने नोटिस किया जबरदस्त एक एक चीज जो पढ़ा होगा 11th क्लास में उसको पता होगा, यस सर आप एक एक चीज ढंग से बोलकर वही चीज बता रहे हो, सीक्वेंस बता रहे हो, 25 लेक्चर में जो आपने पढ़ाया था वो सारा कंटेंट आप एग्जैक्ट दे रहे हो ढंग से। दिस इज द स्मार्ट वे और आपको वो मिल रहा है। हाय हेलो एवरीवन, छोड़ने के लिए आ जाओ, लल्ला मचाएंगे हल्ला गली मोहल्ला। तो पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया बाबा, जल्दी करो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NCl3, NClF2 एंड NF3, चलो करो, सोचो। इससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी भी डेवलप होगी, इससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी भी डेवलप। ग्रेनित अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप एक मिनट रुको, ओ भाई गॉड, ओ रुक 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 रुक, एक मिनट, बैच कौन सा है ये, क्या बोल रहा है ग्रेनित, 1 या 2? भेजे तो 1 है ना ये। हम्म? ये कौन सा बैच है, 2? नहीं 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 नहीं, फिर ये तुम्हारे लिए नहीं, गलत स्लाइड खुल गई। नो 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 नो, 11th वाला है ना ये तो। हम्म? ले, पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था फिर बताओ। आप कब करोगे, जब ये 12 चालू करेंगे तब, तब इस तरह के सवाल कराएंगे। जब 12 चालू होगी तो देखो कितने सारे सवाल हैं, ऐसे टॉपिक वाइज कराएंगे आपको। एक्सरसाइज 2 आ गई देखो, शीट की एक्सरसाइज 2, फिर ऐसे कराएंगे शीट की एक्सरसाइज 3, ये देखो, फिर ऐसे कराएंगे शीट की एक्सरसाइज 5, ये, फिर ऐसे कराएंगे जेई मेंस PY की 2020 2020 2020 दिख रहे हैं, 21 21 23, फिर बुक के क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, देखो VJ सर बुक क्वेश्चन, ठीक है, ये खरीद लेना बुक इसी, ये VJ सर बुक क्वेश्चन अप्रैल से होगा, हाँ देखिए, ऐसे आपके सारे सवाल हो जाएंगे, फिर आएगा मज़ा। देखो आप कितना मज़ा आया, आया ना, अब मज़ा आ रहा ना कि यार सही में सही बैच लिया, बिल्कुल एकदम झक्कास, टॉपिक वाइज शीट DPP मेंस और बुक कंप्लीट यार, बिडू एकदम निपटा देंगे लल्ला, आया ना, मचा के हल्ला गली मोहल्ला निपटा देंगे सबको। इसीलिए कह रहा हूँ सबसे शानदार बैच लिया है आपने, और सबसे बड़ी बात यह है कि 11th आपका यहाँ पर कवर हो रहा है, एग्रीड और नॉट। विजय सर बुक रिकमेंडेड बाय एवरी रैंकर्स, यस। विजेता 1 और विजेता 2 मिक्स हो जाएगा, यस यस आदित्य, अप्रैल में मिक्स हो जाएंगे दोनों। हम्म, मस्त है ना बाबा। चलिए तो फिर अपन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये शीट अभी आज की है नहीं, आपके काम की नहीं है, ये अगले विजेता 1 वालों की है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था, तो केमिकल बॉन्डिंग में आज हम स्टार्ट करेंगे अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या स्टार्ट हो रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT का फुल फॉर्म बताओ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर हम बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को बताती है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, दोबारा बोलो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को बताती है थ्रू ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग क्या होता है कि जब कभी किसी में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है अपोजिट स्पिन वाला, तो ये दोनों मिलकर के इस तरह से आपस में एक एरिया बनाते हैं, और इस एरिया का नाम होता है ओवरलैपिंग एरिया। क्या होता है, ओवरलैपिंग एरिया। इसी ओवरलैपिंग एरिया को कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। तो दोबारा से बताओ फटाफट से क्या बोला मैंने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को बताती है थ्रू ओवरलैपिंग फिनोमिना। ओवरलैपिंग क्या होती है कि जब दो ऑर्बिटल हैविंग अपोजिट स्पिन आके मिलते हैं तो जो बनता है एरिया, कॉमन एरिया, उसे क्या कहा जाता है, ओवरलैपिंग एरिया। ये ओवरलैपिंग एरिया ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को बताता है, ठीक है।
दोबारा से बोलो, वीबीटी किसे कहते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें क्या होता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को बताती है थ्रू ओवरलैपिंग फिनोमिना। ओवरलैपिंग क्या होती है कि जब दो ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के पास आते हैं हैविंग अपोजिट स्पिन वाले, तो जो कॉमन एरिया बनता है उसे ओवरलैपिंग एरिया कहते हैं। यही ओवरलैपिंग एरिया कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो दो खाली ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग कहेंगे? नहीं। फुल्ली फिल्ड को ओवरलैपिंग कहेंगे? नहीं। इस तरह से अगर एक ही खाली है और एक भरा है उसको ओवरलैपिंग कहेंगे? नहीं। तो क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे। अब जो ओवरलैपिंग होती है वो दो तरह की होती है। ओवरलैपिंग जो है वो कितने टाइप की है? दो। एक होती है एक्सियल और एक होती है साइडवेज। जल्दी बताओ। एक होती है एक्सियल, एक होती है साइडवेज। एक्सियल का नाम होता है हेड ऑन। एक्सियल का नाम क्या है? हेड ऑन। और इसका नाम होता है कोलेट्रल। क्या नाम होता है? कोलेट्रल। क्लियर? अब देखो, जो एक्सियल होता है वो सिग्मा बॉन्ड को बताएगा। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इस तरह से रिंग्स होती हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे आप माता जी बांधती है ना वो रस्सी जिस पे कपड़े सुखाते हैं, वो बांध दी। अब उससे अगर अपन चल रहे हैं और वहां से आपके दो आमने सामने आ रहे हैं, ऐसे टकरा रहे हैं जैसे सुपरमैन टकराते ही हूँ, तो वो क्या होगी? एक्सियल। और अगर इसके अलोंग ऐसे आ रहे हैं तो वो क्या हुई? साइडवेज। यानी कि अगर इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर आते हैं तो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? साइडवेज। और अगर इस पे आएगी तो क्या कहलाएगी? बोलो। हम्म। साइडवेज यानी एक्सियल। तो इसके लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानना जरूरी होता है। हमने मान लिया कि इफ एक्स इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक्स इज इंटरन्यूक्लियर। आपको पता है तीन एक्सिस होती हैं, एक होती है एक्स, एक वाई, एक जेड, तीनों एक दूसरे के जो है 90 डिग्री पर होती हैं। क्लियर दोस्त? जल्दी बोलो। तीनों एक दूसरे तो अपन ने एक्स को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया। हम्म। अब जो एस ऑर्बिटल होता है वो तीनों एक्सिस पर होता है, एक्स पर, वाई पर और जेड पर। तो अगर एस और एस अपन आपस में लाएंगे तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग आ सकते हैं, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग आ गए, तो इसको कहेंगे हम एस एस ओवरलैपिंग। अगर हम इसको देखें तो ये जो पी होगा वो कौन सा होना चाहिए अगर आपको मिलाना है? तो पी एक्स। आपको पता होना चाहिए तीनों पी, पी जो होते हैं वो एक पी एक्स होता है, एक पी वाई होता है, पी जेड होता है। ये एस पी ओवरलैपिंग होगी। अगर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो आपके पास ये कौन सा पी होना चाहिए? पी एक्स। तो ये आपका क्या बन जाएगा? पी पी ओवरलैपिंग। क्लियर? इस तरह से ये तीन ओवरलैपिंग होती है। क्लियर? ये होती है साइडवेज ओवरलैपिंग। लेकिन अगर इसी को अपन ऐसे बना दें, साइडवेज हो जाएगी फिर वो, कि एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो आप देखो एक्स अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो क्या होगा? ये एस एक्स। अब इस एक्स के परपेंडिकुलर कौन कौन से होंगे सोचो? तीनों पी एक दूसरे से 90 पे होंगे, तो ये एक्स है, एक्स के परपेंडिकुलर क्या होगा? वाई और जेड। एक्स के परपेंडिकुलर क्या होगा? वाई और जेड। तो ये या तो पी वाई होंगे या ये पी जेड होंगे, दोनों मिलेंगे। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग बन गई? पी पी साइडवेज ओवरलैपिंग। ये पाई बॉन्ड बन गया। इसी तरह से अगर हम ये डी लेते हैं तो ये क्या होगा? ये डी एक्स है, ये वाई है, तो ये पी वाई हो जाएगा। ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड समझ में आ रहा है ना? साइडवेज से जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है? पाई बॉन्ड। तो इसको कहेंगे डी पाई पी पाई। जैसे इसको बोल सकते थे पी पाई। ठीक है, अगर इसी तरह से डी और डी को मिलाना है तो ये आपका एक्स और वाई है, ये आपका एक्स और वाई है। अब ये दोनों मिले, ये मिल गए, तो ये डी पाई हो जाएगा। ठीक है, पक्का? तो इस तरह से तीन पाई पी पाई होती है। चलो नोट करो इसको, साइडवेज।
लिख लिया। सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड, ये भी लिखो। सर पी जेड और पी अभी बताएंगे बेटा, तने यू आर सो इंटेलिजेंट, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर समरी ऑफ एक्सपीरियंस, ओ माय गॉड, थैंक यू प्रशांत। ठीक है, अब देखो, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि इफ एक्स इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, और वो बोले कि एस और पी वाई में क्या होगा, तो देखो ये एस और ये पी वाई ये कभी नहीं मिलेंगे आपस में, क्योंकि इसको ओवरलैपिंग नहीं कहते, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है ओवरलैपिंग में तो ही ओवरलैपिंग होती है। यहाँ देखो तो न्यूक्लियस जा रहा है इसके पास, तो ये न्यूक्लियस आया है इससे मिलने, दिस इज कॉल्ड नो ओवरलैपिंग। इसी तरह से अगर ये पी है एक्स और ये पी वाई है, ये पी वाई भी हो सकता है और पी जेड भी, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है, तो जब ये आएगा ऐसे तो ये तो इसके ऐसे मिलेगा, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, नो ओवरलैपिंग, मना कर देंगे इस तरह की, आया ना। तो इस तरह की ओवरलैपिंग जो होगी उसको हम बोलेंगे तो क्या होगा, नॉट पॉसिबल। तो ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती। इसी तरह से अगर मैं डी एक्स वाई ले लूँ, तो ये डी एक्स और वाई है, ठीक है, और इसमें एस ले लूँ तो भी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो आप एस जब आएगा तो ये न्यूक्लियस है यहाँ पर इसका डी का, और एस का इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं, तो ये जब आएगा तो इसलिए इसको भी हम मना कर देंगे कि नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं पी एक्स ले आऊँ इसमें, बताओ ये एक्स है ये वाई है, और पी एक्स आएगा तो कैसे आएगा, ऐसे, तो फिर से देखो ये न्यूक्लियस मिलेगा इस इलेक्ट्रॉन से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसे, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कौन सी ओवरलैपिंग पॉसिबल है और कौन सी नहीं है, कौन सी आपके सिग्मा बनाएगी कौन सी पाई बनाएगी, तो बता दोगे सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड। क्लियर भाई, लिखो इसको फटाफट। नो बेटा, आई एम नॉट महर्षि, दिस इज वेरी गुड टॉपिक, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड एंथुजियास्टिक, आई एम वेरी एनर्जेटिक। लिखने के टाइम पे चिल्लाएं क्या महर्षि। व्हाट इज योर नेम ऑफ बुक, ये वाली बुक है भाई, पिंगेज पब्लिकेशन की लल्ला। जिन बच्चों को नहीं पता है कृपया वो देखें और ज़रूर से ले लें, क्योंकि इसका डिस्कशन देख सकते हो आप कैसे होगा। ये दिख रही है भाई, इसको आपको परचेस करना है। दिव्यांशु आप लेट आए थे क्या बेटा। हम्म, दिव्यांशु आपको थोड़ा डिटेलिंग बताएं। तो जब भी ऐसे कोई ओवरलैपिंग करने आएगा तो क्या होगा, सिग्मा, ऐसे आएगा तो पाई, लेकिन अगर ऐसे आएंगे तो कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो तीनों एक्सिस पर होता है। ठीक है दिव्यांशु, पी ऑर्बिटल जो होते हैं तीन होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये पता होना चाहिए कि पी एक्स एक्स एक्सिस पर होगा, पी वाई वाई पर होगा, जेड जेड पर होगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर देखो एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया जिससे आना है, तो एक्स एक्स ही आएंगे सिग्मा बनेगा, पी वाई आएंगे, पी जेड आएंगे तो पाई बनेगा, लेकिन एक्स और वाई आ गए तो परपेंडिकुलर रहेंगे तो कुछ भी बॉन्ड नहीं बनेगा। समझ में आया दिव्यांशु। अब आप डिटेल बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा था जल्दी से। हो गया भाई, क्लियर। चलो अगला देखो। हम्म, अब यहाँ पर जब डी ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और उनकी दो लोब्स मिलती हैं, तो इसे कहा जाता है टू लोब इंटरेक्शन। क्या कहा जाता है इनको, टू लोब इंटरेक्शन। टू लोब इंटरेक्शन से क्या बनता है, पाई बॉन्ड। दोबारा बोलो, टू लोब इंटरेक्शन। हाँ, एक्सेस मस्ट बी सेम, बिल्कुल दिव्यांश है ना, वो आपको एक्सेस देगा एक, कोई ना कोई एक्सेस। अब इसी तरह से एक और होता है फोर लोब इंटरेक्शन। क्या होता है, फोर लोब इंटरेक्शन। तो फोर लोब इंटरेक्शन जब होता है तो उसमें देखो क्या करते हैं कि जब डी ऑर्बिटल की चारों लोब्स एक साथ मिलती हैं, दोबारा बोलो, ये एक, दो, तीन और ये चार। ठीक है, व्हेन ऑल फोर लोब्स
involve in when all four lobes are involved in interaction then formed bond name as, बोलो, डेल्टा बॉन्ड, फॉर्म्ड बॉन्ड नेम्ड एज डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, फिर अगला आएगा इसमें नोट कि ऑल डी ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर। दोबारा बोलना, ऑल डी ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर बिकॉज it has only two lobes। देखो बाकी सारे जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इस तरह से होते हैं, वो याद है, चार लोब्स होती हैं, पर ये जो होता है ना डी जेड स्क्वायर, वो ऐसा होता है अगर याद हो तो, जिसमें ओनली दो लोब्स होती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लल्ला। दिव्यांश जल्दी बोलो, अगली क्लास में करके लाओगे क्या? प्रॉमिस करो दिव्यांश। इसमें सब होगा, वो ऑर्बिटल भी बने हुए होंगे। दिव्यांश, दिव्यांश बेटा एक बार बोल देना बेटा। हाँ, यस सर, ओके। तो डी ऑर्बिटल समझ में आ गया, चारों लोब इन्वॉल्व होगी। क्लियर? अब देखो कैसे इन्वॉल्व होगी ये समझना। ये एक्स और ये वाई था, ये एक्स और ये वाई था, तो यहाँ जो एक्सिस होगी वो कौन सी होगी? देखो एक्स और वाई अगर ये, तो ये डी जेड होगी, ये वाली डी जेड होगी, तो ये जो आएगा वो जेड से आएगा, तब चारों लोब्स मिलेंगी। तो डेल्टा का मतलब क्या होगा? ऐसे मिलेंगे तो क्या होगा? पाई बॉन्ड। और अगर ये चारों लोब ऐसे मिलेंगी तो क्या बनेगा? डेल्टा बॉन्ड। क्लियर? ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्मा होता है, फिर पाई होता है अथर्व, फिर डेल्टा होता है। क्या बोला बताओ मैंने? सबसे पहले सिग्मा आएगा स्ट्रेंथ, फिर पाई आएगा, फिर डेल्टा आएगा। ठीक है, क्लियर भाई? अगला देखो, अब ये ओवरलैपिंग होने के बाद एक आता है आपका फाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कहते हैं सिक्स लोब इंटरेक्शंस को, और जो सिक्स लोब इंटरेक्शन होती है वो पाई बॉन्ड कहलाती है, यानी कि एफ ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग। तो ये आपको बस याद रखना है, जनरली बता रहा हूँ, इसका एग्जांपल एक ही है पूरी दुनिया में कि पाई बॉन्ड जो है वो यूरेनियम मॉलिक्यूल में पाया जाता है। पाई बॉन्ड किस में पाया जाता है जल्दी बताओ? यूरेनियम मॉलिक्यूल में। किस में पाया जाता है? यूरेनियम। तो पाई बॉन्ड भी हो गया। अब आपके पास जो आएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ आएगा। ठीक है, आखिर जो बॉन्ड बन रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 साइज होता है हमेशा। ठीक है, एक और चीज़ होती है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डायरेक्शनल कैरेक्टर। डायरेक्शनल कैरेक्टर मतलब होता है परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। ठीक है, क्लियर दोस्त? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ओनीश, क्लियर हो गया? तो ये आपका जो है वो दो चीज़ें होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जैसे उसने कि यार 1s और 2s में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्वेश्चन क्या पूछा बताओ, बोलो। 1s 2s कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बताओ? तो आपको देखना है साइज। अब साइज का फर्क कैसे होता है वो बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 1s आया, तो 1s ऐसे मिलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा होगा, और जब साइज बढ़ाओगे तो ऐसे दूर हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन से इन इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हुआ नहीं हुआ, न्यूक्लियस का दूर हो गया तो। और आपको सबको पता है कि अगर अट्रैक्शन कम हो जाता है तो बॉन्ड वीक हो जाता है। दोबारा बोलो, दूर दूर हो गए नहीं हो गए ये? और अगर ये दूर दूर हो गए तो क्या हुआ? अट्रैक्शन अगर कम हो गया, सोचो। अट्रैक्शन अगर कम हो गया तो दूर दूर हो जाएंगे। ठीक, अब डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या होता है पहले ये समझो। जैसे ये एस ऑर्बिटल है, इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है ये, और ये प्रोबेबिलिटी तीनों जगह है, तो ये कहलाता है नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी तीनों जगह है। और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी तीनों जगह है तो तीनों जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन जब आप पी की बात करोगे तो पी में आप देखोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलर एक्सिस पे ही होगी। जैसे एक्स है तो पी एक्स अगर है तो उसकी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी एक्स पर ही है। पी वाई अगर है तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पी वाई पर ही है। पी जेड अगर है तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ जेड पर ही है।
हाँ या ना? तो अब ये होता है नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हर जगह इक्वल है। पी वाले जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शनल में है। बोलो, हर तरफ एक ही डायरेक्शन में है। क्लियर है भाई? बोलो, सिंपल है। अब सवाल ये आता है, जैसे 1s 1s, इसमें एक बात याद रखना, जो सवाल है साइज हमेशा डोमिनेट रहेगा, पर ये वाला फैक्टर कब लगेगा? जब साइज कांस्टेंट होगा। वन साइज कांस्टेंट रहेगा। अब देखो इधर, अगर मैं आपसे कहूं कि 1s 1s और 1s 2p में बताओ, ओ भाई, तो साइज छोटा किसका है बताओ? साइज छोटा इसका 1 1, साइज हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से देखना है यहाँ से, तो 1 1 साइज छोटा है, तो ये आ गया। लेकिन अब अगर आपसे बोला कि 2s 2s, 2s 2p और 2p 2p में पूछे, तो ये सब 2 2 2 2 2 हैं, तो भाई 2 2 है तो साइज सेम हो गया। अब सेम अगर हो गया तो डायरेक्शनल करेक्टर से देखेंगे। नहीं दिशांत, 2024 के लिए है अभी। नहीं करना बेटा अभी। 2s 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 2p 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 है। अब तो अपने आप ही डायरेक्शनल करेक्टर ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि पी डायरेक्शनल है, तो ये ज़्यादा आएगा। हाँ या ना? पक्का? सच बोलो, बोलो मेरे भाई। अब इसको कैसे करते हैं वो समझना। देखो, जब मैं साइज सेम ले रहा हूँ ना, तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऐसे होगी। तो थोड़ा सा मैथ्स लगाना आप, कि जब आप ऐसे लोगे तो 1/3 हो जाएगी ये, एक एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी। लेकिन जब आप पी लोगे तो पी में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी एक एक्सिस पर कितनी आएगी? इस तरफ हाफ। तो जब ये एस के साथ मिलेगा तो हाफ और 1/2 इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जब यहाँ ज़्यादा आएगी, तो इसका मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, तभी तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आए इस जगह। मैथमेटिक्स चलना पड़ेगा। इस एरिया में अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, तभी तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आए। उल्टा चलेंगे अब, किस मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी अगर ज़्यादा आई है तो अट्रैक्शन ज़्यादा आया है। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर आप देखोगे तो 1/2 आ रही है, तो इसका मतलब क्या निकला? क्या निकला बताओ? सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ आएगा, इसलिए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर आपसे एक सवाल पूछूं मैं कि यार 1s 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 2s 1s 2p 2s 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 2p के बाद 2p 2s 3s 2s 3p 3s 3p और 3p ऑर्डर बताओ, इनमें स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। इसमें स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, चलो चेक करो। इसमें दोनों लगेंगे, पूछो क्या? इसमें मैंने साइज में वेरिएशन किया है और डायरेक्शनल करेक्टर में वेरिएशन किया है। तो अब देखता हूँ कौन सा मेरा लल्ला मचाएगा हल्ला। चलो बताओ। नहीं नहीं, सब में नहीं आएगा, चेक करना पड़ेगा। मैंने वेरिएबल किया है, साइज को भी डाला है और डायरेक्शनल करेक्टर को भी डाला है, तो डायरेक्ट ऑर्डर नहीं आएगा, आपको बनाना पड़ेगा ऑर्डर चेक करके। फिर क्या सीखा तुमने भाई, जल्दी करो। नीतीश, हमेशा साइज डोमिनेट करेगा ना बेटा, इसलिए आपका आंसर गलत है। साइज से देखते हैं ना, डोमिनेटिंग फैक्टर साइज है। पी कैरेक्टर कब देखते हैं जब साइज कांस्टेंट हो।
देखो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले साइज देखते हैं। साइज जिसका सबसे छोटा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर आप साइज को देखेंगे तो जो आंसर आएगा वो सबसे पहले 1s आएगा। फिर जब आप इन दोनों को देखोगे तो आप देखोगे तो साइज में साइज कांस्टेंट है। साइज कांस्टेंट है तो पी का आ जाएगा, तो ये 1s 2s आ जाएगा। अब जब आप इनको देखोगे तो कैसा आएगा देखो। फिर आपका वही 2p आएगा, 2s 2p आएगा और 2s 2s आएगा। फिर इनको देखोगे तो आप देखो क्या आएगा। तो अब वापस से साइज सेम है यहाँ तक, तो यहाँ तक साइज सेम है तो 2s 3p आएगा और 2s 3s आएगा। फिर यहाँ देखोगे अगर इनमें तो देखो क्या आएगा। फिर 3p 3p आएगा, फिर 3s 3p आएगा और फिर 3s 3s आएगा। समझ में आया भाई? बोलो। ठीक, तो इस तरह से आपको ये सवाल करने हैं, तो आई होप आप सवाल कर देंगे। सेम अगर पाई बॉन्ड के लिए पूछे तो साइज से देख के बताना है। पाई बॉन्ड वाले बताओ। 3p पाई 3p पाई, फिर 3p पाई, सॉरी 2p पाई 2p पाई और 3p पाई। ये देखो। वेरी गुड। साइज छोटा है तो यही आएगा, हाँ है ना। अब देखो अगला। यहाँ तक होने के बाद अब आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है जल्दी बताओ। हम्म हाइब्रिडाइजेशन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लेस एनर्जी डिफरेंस वाले। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाइब्रिडेशन क्या होता है तो हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे आप। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, हाइब्रिडेशन इज क्या है, इंटर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस। क्या बोले जल्दी बताओ। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। आपने डी वाला नहीं करा बेटा, डी वाला आपको है नहीं, एमओटी पढ़ेंगे तो वहाँ अपने आप हो जाता है, इसलिए यहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है प्रशांत। वो हम जब 12th में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ डी की मिक्सिंग अपने आप आ जाएगी, तो आप कर लोगे, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि अभी डी की ओवरलैपिंग नहीं आएगी, वो एमओटी में आती है ना, इसलिए, है ना बेटा। ठीक है प्रशांत, क्योंकि आपको पता है ना ये 11th प्लस 12th है, तो जो 12th में आ जाएगा उसको ज़बरदस्ती यहाँ टाइम वेस्ट करके। 11th में तो क्या होता है, वी हैव लॉट ऑफ टाइम, वी हैव टू मच टाइम, पूरे साल भर पढ़ाना है। यहाँ आपको साल भर थोड़ी पढ़ाना है, तो जब हम इसको चालाकी या इसको कहे स्मार्ट
वे की जो चीज वहां है जबरदस्ती यहाँ टाइम मत खराब करो, बिकॉज वी आर नॉट अ केमिस्ट, वी आर ए डॉक्टर, सो प्लीज डोंट जज। जो कराया जा रहा है आप उसको ईमानदारी से करो। मैं कर रहा हूँ ना बात, ठीक है बेटा? आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, हमें अपने तरीके से पढ़ा लेने दो, कोई चीज़ है ना। हाँ आप, मैं कर रहा हूँ ना बात। नहीं करेगा ना, नेतागिरी नहीं कर रहा, वो बच्चा है यार। चलिए चलिए, है ना। तो अब इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखो, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में बहुत ही सिंपल है भाई, ठीक है। क्या आएगा देखना जरा, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। क्या बोलेगा वो, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। दिव्यांशु आप पढ़कर आइएगा, इट इज़ रिक्वेस्टेड, वेरी गुड। अब दिमाग की बत्ती जलाओ कि अगर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो अगर दो हैं तो आपका हाइब्रिडेशन एसपी कहलाएगा, तीन है तो sp2 होगा, चार होगा तो sp3 है, पाँच है तो sp3d है, अगर इनका टोटल छः आ गया तो sp3d2 है, और अगर सात आ गया तो sp3d3 है। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? अब आपको ये याद होने के अलावा एक चीज़ हमेशा के लिए याद रखनी, जैसा मैंने आपको सिखाया था लुइस में, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो आपको बोला बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, तो इसके अंदर आपका दो आएगा टोटल, इसके तीन, इसका चार, इसका पाँच, इसका छः, इसका सात और इसका आठ। क्लियर है भाई? ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए, नोट करो इसको, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप करके दिखा देंगे। आई होप करके दिखाएंगे। ओए चक द फट है लब द गिल्ली सवेरे जलंधर सामने दिल्ली ओए, ओए अर्जुन वैली ने, ठीक है भाई। हाँ तो बोल दो बे, जिंदा लगो, जिंदा लगना चाहिए, जिंदा हूं मैं, जिंदा हूं मैं, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, समझे? लक्ष्य तो बोलो, हर हाल में पाना है। अगर आप बैकलॉग बैच में बैठे हो, आपको लग रहा है कि हम 11+12 पढ़ रहे हैं, तो भाई जो आपने जिन्होंने 11th अच्छे से कर ली है वो आपके बगल में हो और आपसे ज़्यादा बोल रहे हो, तूने एक डायलॉग चिपका देना, किनारा देख के घर मत बसा लेना, समंदर हूँ लौट के आऊँगा, समझे? और जब आप 12th में अप्रैल में उनके बैच में एंटर करोगे तो समंदर की तरह करोगे, आग लगा दोगे, एकदम से उड़ा दोगे सुनामी की तरह, सबको बहा ले जाओगे, समझे? तब बोलना आप वापस से उनको, किनारा देख के घर बसा लिया था, कहा था ना समंदर हूँ बहा के ले जाऊंगा, समझे? ये हौसला होना चाहिए, ये आग होनी चाहिए अंदर, ये जुनून होना चाहिए कि आपने एक साल वेस्ट कर दिया लेकिन आपके पास एक मौका है फिर से कमबैक करने का, रीस्टार्ट करने का। वो रीस्टार्ट करने का मौका मिला, उसे बैकलॉग में कन्वर्ट मत करो वापस से, कहीं ऐसा ना हो कि बैकलॉग में भी बैकलॉग का कोर्स लाना पड़ जाए। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, आग लग जानी चाहिए अंदर से। एक ऐसा मौका, आप देखो सारी चीजें पढ़ाई जा रही है दोबारा से ईमानदारी से, कहीं पर भी आपने देखा होगा ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है कि हाँ गड़बड़ है। आपने नोटिस किया, जबरदस्त एक एक चीज जो पढ़ा होगा 11th क्लास में उसको पता होगा, यस सर आप एक एक चीज ढंग से बोल, वही चीज बता रहे हो, सीक्वेंस बता रहे हो, 25-25 लेक्चर में जो आपने पढ़ाया था वो सारा कंटेंट आप एग्जैक्ट दे रहे हो ढंग से। दिस इज द स्मार्ट वे, और आपको वो मिल रहा है। समझ मेरी बात? तो अब इसके बाद अगर आप सोचो, इसके बाद अगर आप सोचो कि आप जब 12th क्लास में एंटर करो सब कुछ आ जाएगा, आगे बढ़े। अब आप बताओ, अगर आपसे कहा जाए कि BeCl2 का हाइब्रिडेशन बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। अब इसको कैसे करें? तो आपको बेरिलियम लेना है, उसमें आपके एक दो लेना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ से देखा मैंने, बेरिलियम में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फिर मैंने देखा Cl दो बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड बनाएगा तो 2+0 आएगा, तो 2 आएगा, 2 आएगा तो sp हाइब्रिडेशन आ जाएगा। क्लियर? और गजब, आप लोगों ने तो निकाल लिया था, मुझे नहीं पता निकाल लोगे। चलो बताओ फिर BCl3 का बताओ, आप ही बताओगे। CH4 का बताओ, PCl5 का बताओ, SF6 का बताओ, और IF7 का बताओ। चलो ट्राई करो।
देखो अब कैसे आएगा। BCl3 में आएगा 1 2 3, 3 Cl आएंगे 1 2 3, 3+3 0, हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp2। कार्बन में 4 वैलेंस थे 1 2 3 4, 4+0 4, हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3। PCl5 में क्या है 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड है 5+0 5, हाइब्रिडेशन sp3d। 6 में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6+0 6, हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3d2। IF7 में आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 7+0 7, 7 आ गया तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3d3। क्लियर। अब दूसरे निकाल के बताओ। ट्राई करो इनका। हाँ, जितने वैलेंस शेल में होते हैं उतने ही बॉन्ड बनाते हैं। वेरी गुड। ओके, चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ये याद रखना। और डबल बॉन्ड जब होता है तो उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है, पाई होता है, याद रहेगा। और पाई को कभी भी काउंट नहीं करते हम हाइब्रिडाइजेशन में। तो पाई कभी भी काउंट नहीं होगा, तो ये कितना आएगा 2+0, यानी कि 2, यानी कि हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp2। NH3 में देखो नाइट्रोजन में 5 होते हैं, 3 आएंगे, 3+1 4, 4 यानी कि sp3। SF4 में 6 होता है वैलेंस, 4 बॉन्ड बना रहा है तो 4+1 लोन पेयर यानी कि 5, 5 यानी कि sp3d। यहाँ देखो Cl में कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो F3+2 लोन पेयर 5 sp3d। XCF2 के अंदर देखोगे आप तो 6 7 8, तो 2 ही बनेंगे, 2+3 यानी कि 5, 5 है यानी कि sp3d। 7 आएंगे तो 5 है, 1 2 3 4 5, sp3d2। XCF6 में कितने होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6, 6+1 7, sp3d3। SF4 का sp3d ही लिखा है, ये रहा ना। क्लियर भाई। SO2 में sp2 होगा बेटा आदित्य, आपका गलत है। SC2 में लोन पेयर है ना, ये रहा, एक सिग्मा 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, 3 आया ना, तभी तो sp2 हुआ, तभी तो हुआ sp2। हाँ ठीक है। तो इस तरह से ये तो कर लेंगे अब। लेकिन मान लीजिए किसी पर प्लस आ गया, जैसे उसने बोला यार NH4 प्लस बताओ, तो अगर ये प्लस आ गया, H2O का sp3 तो बताया मैंने, नहीं बताया क्या, ये रहा H2O। ऑक्सीजन में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक और एक 2, तो 2+2 यानी कि 4, 4 यानी कि sp3।
ठीक है। NH4+ की बात करें, ये रहा। अगर हम NH4+ की बात करते हैं तो N पर कितना है, कुछ भी नहीं, 1 2 3 4 5 थे, एक प्लस आ गया तो एक हटा देते हैं। तो प्लस आते ही क्या करना है जल्दी बताओ। प्लस आते ही आप यहाँ पे जो भी एक इलेक्ट्रॉन है उसको हटा देंगे। दोबारा बोलो। तो ये इलेक्ट्रॉन हट गया तो कितने बॉन्ड बने, 4। 4 + 0 4, 4 यानी कि sp3। अगर मैं इसकी जगह H3O+ कर दूँ तो ऑक्सीजन पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, प्लस आ गया, 6 होते हैं ऑक्सीजन में, कितने रह गए, 1 2 3 4 5। बॉन्ड कितने हैं, 3। तो 3 प्लस क्या हो गया, 1 4 यानी कि sp3। ठीक है, sp3। इसी तरह से अगर मान लो उसने बोला यार I3+ का बताओ, तो 3 आयोडीन में से एक आयोडीन तो सेंट्रल एटम लेंगे, हाँ या ना। बताओ इसका I3- का निकाल के। निकला। देखो, आयोडीन में जब आप देखेंगे तो 7 होते हैं, एक प्लस कर दिया तो कितने रह गए, 6। अब ये 2 बॉन्ड बनाएगा, 2, एक दो, और बाकी कितने बचे, 2। तो 2 और 2 4, sp3। लेकिन इसकी जगह अगर मैं ये दे देता I3-। अब बताओ, H3O समझा दो प्लीज़, ले भाई। H3O के अंदर दोबारा देख लो भाई, H3O+ है, ऑक्सीजन में कितने वैलेंस होते हैं बेटा, 6। महर्षि कितने होते हैं, 6। 6 होते तो आप 1 2 3 4 5 बनाओ, क्योंकि एक पर प्लस आ गया तो हट गया एक इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड बन रहा है, 3 हाइड्रोजन। तो 3 और एक लोन पेयर बच गया, तो टोटल कितने बचे, 4। और जब 4 होता है तो हाइब्रिडेशन का sp3। I3- का बताओ। अब I3- में कुछ नहीं करना, आयोडीन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, 3 तो ये आ गए, 2 बच गए, लोन पेयर 5 हो गया। 5 हो गया तो ये क्या बन गया, sp3d। I3- वाला वापस बता दीजिए। हाय खुशी। खुशी, आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ। बोलो। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना देता हूँ ना I3- का। बताओ खुशी, कितना होता है। I3- में आयोडीन में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 8 हो जाएंगे ये। कितने हो गए बेटा, 8। कितने बचे, 2। तो 2 + 3, 5। तो sp3d। खुशी बेटा, आपको समझ में आया, हाय खुशी। 7 होते हैं ना, तो 8 हो गए ना, 2 2 4 2 6 7 और एक 8, 8 हो जाएंगे ना। हाय स्तुति।
हाइब्रिड से निकालना कुछ कुछ आ रहा है खुशी? ओके शुभम, ओह सॉरी। आगे बढ़े। अब आपको इस तरह के सवाल देगा, जैसे NO2 प्लस, NO3 माइनस, NO2 माइनस, HgCl2, ऐसे। इनके निकाल के बताओ, चलो ट्राई करो जल्दी। जल्दी 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 जल्दी। ये दिख नहीं रहा है, HgCl2 है ये। HgCl2। देखो, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा फंडा मैंने बताया था अभी अभी। अगर आप NO2 प्लस की बात करें तो ये 1 2 3 4 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, प्लस तो 2 सिग्मा आ गए, 0, टोटल आया 2, 2 आएगा तो Sp। NO3 माइनस है, 1 2 3 4 5 6, माइनस होते 6 कर देंगे तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो 3 ऑक्सीजन है, जोड़ दिया तो 3 सिग्मा है प्लस 0 है, तो 3 Sp2 आ गया। NO2 माइनस N, 1 2 3 4 5 और एक नेगेटिव आ गया तो 6। ऑक्सीजन हमेशा किससे जुड़ेगा? डबल बॉन्ड से। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो कितना हुआ, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, टोटल 3। वाइब्रेशन क्या आया? Sp2। अब HgCl2 का कैसे निकालेंगे, निकालो। हाँ, पाई बॉन्ड को छोड़ देते हैं, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते। अब यहाँ पर आप Hg जब लिखोगे तो इसके लास्ट में 6s2 आता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही है, 2 Cl है, तो ये दोनों Cl आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो 2 + 0 आएगा, तो हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा? Sp। क्या बन जाएगा लल्ला? Sp। बेटा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं यार, आप लोग गलत ले जा रहे हो। दिस इज़ द कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडेशन राजीव, नहीं बनेगा, दिस इज़ नॉट अ स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे बेटा, तो हमने नाइट्रेट का स्ट्रक्चर तो ऐसे बनाया था ना लुइस में। ये तो हमने क्या बताया बेटा आपको, हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका, स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है ना। आप भूल गए बेटा, आप लुइस में पूरा स्ट्रक्चर बताया था। आप देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडेशन Sp2 आ जाएगा अपने आप ही, है ना। राजीव, याद आया आपको, बताया था पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप इनके निकाल के बताओ। XCF4, XCO3F2, XCO3, XCO4, XCO2F2, XC,
O2 XC F5 माइनस XCOF4, इन सब का निकाल के बताओ। चलो इनका हाइब्रिडेशन निकालो चलो। हो गया? जल्दी निकालो। हम्म नहीं, पाई बॉन्ड काउंट ही नहीं करते कभी भी हाइब्रिडेशन में बेटा। शिव, शिव आप गलत बोल रहे हैं लल्ला। शिव कभी भी पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं लल्ला। चलें देखें, XZF4 की बात करते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 फ्लोरीन है। 4 + 2 टोटल 6। हाइब्रिडेशन आ गया sp3d2। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2, 2 फ्लोरीन, 3 ऑक्सीजन, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 5, 5 + 0 5 sp3d। 1 2 3 1 4 sp3, याद है? XZF4 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 4 + 0 4। हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3 XeO2F2 1 2 3 4 5 6 7 8, XeO2 F2 ये रहे। तो 1 2 3 4, 1 लोन पेयर 5 sp3d। अगला XeO2 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 ऑक्सीजन, सिग्मा बॉन्ड 1 2, 1 लोन पेयर, तो 2 + 2 4, हाइब्रिडेशन sp3। XCF5 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8, एक नेगेटिव आ गया तो 9, बॉन्ड 5, 5 में 7 हो गया तो sp3d 3। ठीक है, अगला क्या बचा? XeOF4 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 फ्लोरीन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 3 4 5, 1 लोन पेयर यानी कि 6, 6 यानी कि sp3d2। कोई डाउट लल्ला? अरे मचा देगा हल्ला गली मोहल्ला, बोलो। XeF5 माइनस नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा मतलब? अथर्व सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर ले लेते ना। सर ये एग्जांपल में सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट कर रहे बेटा? अपन ने अभी फॉर्मूला लिखा था ना, आप लेट आए शायद, है ना शिव? मेरी गलती बेटा कि आप लेट आए, मैंने आपके आने का इंतजार नहीं किया, है ना? इट इज़ माई मिस्टेक, आई एक्सेप्ट एंड सिंसियरली अपोलोजाइज, ठीक है, फॉर दिस। ठीक है ना, ये ऐसे लिखा हुआ था यहाँ पे, जिसमें फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर अगर हों और उनका टोटल जो है वो 2 आ जाए तो आपका एसपी होगा। 3 आए तो sp2 लिखते हैं, 4 आए तो sp3, ऐसे 5 आए तो sp3d, तो सिग्मा ही काउंट होते हैं, है ना बेटा शिव? दिस इज माय मिस्टेक, है ना बेटा, कि मैं आपके आने तक वेट नहीं किया और मैंने इसको पढ़ा दिया। ठीक है बेटा? आई एक्सेप्ट, सिंसियरली अपोलोजाइज।
मैं कर रहा हूँ ना बात, तुझे बात फालतू बातें करने की क्या जरूरत आ रही है? मैं कर लूँगा, चुपचाप बैठ जा। जब भी कोई दो बॉन्ड होते हैं ना बेटा शिव, तो उसमें एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, और पाई को हम छोड़ देते हैं। ऐसे कुछ नहीं पता होता कि सिग्मा कौन है और पाई कौन है। अंडरस्टूड होता है, पहला बॉन्ड होगा तो सिग्मा, उसके बाद जो बॉन्ड बनेंगे वो पाई। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सिग्मा और पाई। सर आपकी क्लास में मज़ा आ जाता है। अरे वाह, थैंक यू भाई, गजब। ठीक है, गजब कर दिया। दिव्यांश बोला सर हाइब्रिडाइजेशन में मज़ा आ गया। अरे वाह, थैंक यू लल्ला, थैंक यू। शिव बेटा समझ में आया आपको? XeO2 है वो, XeO तो कहीं है ही नहीं। ये XeO2 है शिव, नॉट XeO। दिस इज XeO2। ये देखो, ये टू, XeO नहीं है, XeO2 है लल्ला। आपकी क्लास में चिल हो जाता है सब। अरे वाह आदित्य, थैंक यू सर। दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्वेश्चन सही हुए आज। अरे गया लल्ला, मचा दे हल्ला। अरे गली वाला ओ मोय, अरे वाह खुशी, हवा हाय खुशी। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? माय गॉड, गुड टू सी यू अगेन, थैंक यू फॉर कमिंग। वाह, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। अब कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अपनी सॉलिड स्टेट में कैटायन और एनायन के फॉर्म में मिलते हैं। दोबारा बोलो। कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में कैटायन एटायन में मिलते हैं। तो सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं अब अपन। तो सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जैसे PCl5 जो है वो PCl4 प्लस प्लस PCl6 माइनस में मिलेगा। PBr5 PBr4 प्लस Br माइनस में मिलेगा। PI5 जो है वो भी PI4 प्लस प्लस I माइनस में मिलेगा। XeF5 जो है XeF5 प्लस प्लस F माइनस में मिलेगा। Cl2O6 जो है वो Cl2 और ClO4 माइनस में मिलेगा। N2O4 जो है NO प्लस और NO3 माइनस में मिलेगा। N2O5 जो है वो NO2 प्लस और NO3 माइनस में मिलेगा। ICl2 प्लस और ICl4 माइनस में मिलेगा। अब आपको ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये कोई रिएक्शन नहीं लिखी है मैंने, फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट अ रिएक्शन, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन कि जो PCl5 है वो सॉलिड स्टेट में कैटायन एनायन की फॉर्म में रहेगा। तो आपको एग्जामिनर जब देगा क्वेश्चन तो यहाँ पर ब्रैकेट में S लिख के देगा ऐसे। ये लिक्विड में रहता है। तो आपको इनके ये कैटायन एनायन पता होने चाहिए। हाँ, लर्न करने पड़ेंगे। क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटायनिक पार्ट ऑफ सॉलिड PCl5। आंसर दो। जल्दी बताओ आंसर। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटायनिक पार्ट ऑफ सॉलिड PCl5, जल्दी बताओ। ठीक है, अगर I2 लिक्विड की बात करें तो I2 लिक्विड भी ऐसे ही मिलेगा, I3 प्लस और I3 माइनस की फॉर्म में। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, sp3। तो इस तरह के सवाल आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बता दोगे इनमें से देख के? हाँ तो बोल दे लल्ला। अब जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना उसमें एक सवाल और पूछेगा, कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइजेशन, जब हम sp की बात करते हैं तो एक तो s पक्का होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। जब हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तो कोई दिक्कत, लेकिन p जो है वो कोई भी हो सकता है तीन में से, यानी कि px भी हो सकता है, py भी हो सकता है और pz भी हो सकता है। तो sp2 अगर होगा तो एक s होगा और any
2p ऑर्बिटल होगा, sp3 होगा अगर तो एक s होगा, px होगा, py होगा, pz होगा। और अगर sp3d होगा तो इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है, देखो एक बार एक s हो सकता है, फिर px हो सकता है, py हो सकता है, pz हो सकता है और dz स्क्वायर भी हो सकता है। px होगा, py होगा, pz होगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। यहाँ पर आपको मज़ेदार क्वेश्चन पूछेगा वो, बताओ क्या, कि जब dz स्क्वायर होता है तो अभी ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम बाद में, तो आपको ज्योमेट्रियाँ भी याद होनी चाहिए, स्क्वायर पिरामिडल, और इसका नाम है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या नाम है इसका, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो आपसे सवाल पूछेगा अगर sp3d है और dz स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो रही है तो क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल। ये दोनों अच्छे से याद रखना, गड़बड़ कराता है इसमें। sp3d2 में बताओ, एक s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। लिख लिया, वे भाई ओ जागते रहो। और तीसरा जब होता है ना sp3d, s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर और dx, ये होते हैं इन्वॉल्व। तो ये सब याद करने, आई होप आपको याद हो जाएंगे पक्का। नहीं बेटा, एक्सियल जैसे अनुराग एक्सिस वाले होते हैं ना, जैसे पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, तो चूंकि पी एक्सिस पर होता है इसलिए डी भी एक्सिस वाले जाना प्रीफर करते हैं पहले, क्योंकि हमने क्या कहा था, लेस एनर्जी डिफरेंस वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। अनुराग आई होप आप समझ पाए जो मैंने बोला। क्या बोला बताओ अनुराग, कि अगर पी जेड पर है, पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, तो वो डी भी एक्सिस वाले जाना प्रेफर करते हैं, इसलिए पहले एक्स वाले मतलब एक्सिस वाले लिए हैं। ठीक है अनुराग भैया, मचा दे हल्ला, अरे लल्ला गली मोहल्ला, बोलो ओ मेरे लल्ला, मचाएंगे मिलके हल्ला, बोल गली मोहल्ला। ठीक है, तो पी एक्स पी वाई पी जेड कौन सा हुआ, एक्सिस वाला। नहीं 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 नहीं, एक्सिस में दो होते हैं, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर, वो दीज आर द एक्सियल। क्लियर, तो या तो ये जाएगा या ये जाएगा, एक्सियल है, इसलिए ये कब गया तो इसका नाम, और ये गया तो ये नाम, इसलिए मॉलिक्यूल देता है आपको, तो ज्योमेट्री भी देता है कि डी जेड इस वाली ज्योमेट्री के अंदर बताओ। ठीक है, अब जो डी एक्स वाई होते हैं वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ होते हैं, समझ रहे बेटा अनुराग, वो इसी के साथ होते हैं। आपको ज्योमेट्री याद हो तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो एक्स पे होंगे और डी एक्स वाई उनके बीच में ही होगा, तो एक्स वाई को ले जाना आसान है जब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही जा रहा है तो तीसरा वाला जो ऑर्बिटल है उसको आसानी से ले जाना पड़ेगा, हाँ या ना। हम्म, हाय हाय लल्ला शर्मा गया लल्ला, प्यारा समझ गया है। ओ वाह, हाय खुशी, हाउ यू, कैसी हैं आप, अमेजिंग। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मचा दे हल्ला मेरे लल्ला, गली मोहल्ला, पढ़कर आना इसको अच्छे से।